हेलो दोस्तों। आज फोकस है 2026 के एसएससी एग्ज़ाम अभी 2026 में होने वाला है। उसमें पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिटी के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, और वो भी हम 4 चैप्टर से करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर्तव्य, डीपीएसपी, और एक चैप्टर ऐसा है कि सब में से कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट भी ऐड ऑन कर लेंगे। ओके, देखो, पर्सन की समझ विकल्प करने के लिए सभी चीज़ को बताया गया है। इसमें ट्रैप भी है, ट्रैप कंसेप्ट भी है, कोर कंसेप्ट भी क्लियरिटी के साथ है, वो भी तुलनात्मक चार्ट के साथ करेंगे। प्रश्नों से पहले क्या है, हम फंडामेंटल राइट्स और सभी के तीनों मुख्य को अंतर को समझेंगे, उसके बाद में इन कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में है। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है ये टोटल, ठीक है। इसमें सोर्स कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गया, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। ये प्रकृति उसकी न्याय संगत है। यदि राज्य उनका उल्लंघन करता है तो नागरिक सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट जा सकता है ये 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। आगे देखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? देश में राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि पॉलिटिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना, राज्य की शक्ति पर सीमा लगाना ताकि नागरिकों को स्वतंत्र सुरक्षित हो। सेकंड स्लाइड पे पढ़ेंगे हम, बड़ा बड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी भाग 4 में है। इसका अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक। ओके, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान में इसे मूल रूप से स्पेन के संविधान से लिए गए। संविधान ने इसे मूल रूप से स्पेन से लिए गए, लेकिन स्पेन के संविधान ने आयरलैंड से लिए गए कि प्रकृति गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिबल है। इन्हें पर उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में बनाना, वेलफेयर स्टेट बनाने के होड़ की ओर इन इन चीज़ों का अप्लाई किया जाता है। और इसके अंदर क्या आने वाली जो भी हमारी पॉलिसीज होती है तो उनमें से ये वेलफेयर स्कीम्स को ऐड किया जाता है। देखो, मौलिक कर्तव्य, ये अंतिम स्लाइड देखो, इसमें क्या है, ट्रैप कंसेप्ट है कि ये 4 भाग 4A में है। 4A के अंदर ये पार्ट है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भाग 4 में है। इसका आर्टिकल कौन सा है? 51A, 51A। सोर्स है ये यूएसएसआर से लिया गया है। प्राकृतिक गैर न्याय संगत है, नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व और देशभक्ति को कोडता है, ठीक है। उनका पालन न करने पर सीधे आमतौर पर संविधान द्वारा दंड का प्रावधान नहीं है, जब तक कि संसद अलग से कानून नहीं बनाए जाए। तो है कि भाग 4 है, 4A है, दोनों ही नॉन जस्टिबल है, ठीक है, न्याय संगत नहीं है। इनके उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्र की एकता, अनुशासन को बढ़ावा देना, यह दावा दिलाना कि अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होते। चलो हम ब्लू प्रिंट की मदद से थोड़ा और डिक्लेरेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तीनों का कंपेटेबल है। तीनों क्या है, कोर कंसेप्ट बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के अंदर है, यूएसए से है, न्याय संगत है, ये एक फ्रेम चार्ट हो गया। ये डीपीएसपी में 36 से लेके 51 आयरलैंड से है, गैर न्याय संगत है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रति है। दूसरा है ये यूएसएसआर से लिया गया, गैर न्याय संगत है, नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने के लिए ऐड किया गया है। अंकीकरण मतलब होता है अडॉप्ट और लागू करना, दोनों में अंतर देखो। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को अंगीकृत हुई थी, अडॉप्ट होगी। नागरिकता 5 से लेकर 9 तक आर्टिकल जोड़ा गया। चुनाव, ठीक है, ये हमारे अडॉप्ट है, ये अडॉप्ट किए गए हैं। चुनाव से रिलेटेड है 224, अंतरिम संसद, ठीक। 26 जनवरी 1950 को लागू होता, ये पूर्ण स्वराज दिवस में 1930 की याद दिलाता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज के तौर पे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नागरिकता 1950 में लागू हुए और 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। दोनों ये कंसेप्ट क्लियर रख लेना, ठीक है। ये कंसेप्ट इसलिए क्लियर रख लेना क्योंकि एसएससी में पूछा जाता है। आपातकाल के सस्पेंस को देखते हैं। जब देखो आर्टिकल 352
राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, भाग 18 के अंदर 3 इमरजेंसी है, जिसमें से पहली है 352 लगती है तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते थे। लेकिन जहाँ पे नाम आता है मूल संविधान, तो मूल संविधान के अंदर आर्टिकल 20-21 सस्पेंड हो जाते थे, लेकिन 44वां अमेंडमेंट है 1978 के बाद में ये निलंबित होना बंद कर दिया गया। इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया कि 20 और 21 कभी भी फंडामेंटल राइट्स में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं हो सकती। अब बात आ गई आर्टिकल 19 की। भी 352 लगने पे आर्टिकल 19 का क्या रोल रहेगा? आर्टिकल 319 क्या है? ये 2-3 कारणों पे लगता है, जिसमें 2 है युद्ध और बाहरी आक्रमण। इन कारणों में ये निलंबित हो जाता है। लेकिन शस्त्र विद्रोह है, शस्त्र विद्रोह निलंबित या आंतरिक सस्पेंड, इसमें सस्पेंड नहीं होता। नागरिकता गेटवे देखो क्या है, भारतीय नागरिक केवल नागरिकों के लिए आरक्षित अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30 और विदेशी सभी के लिए उपलब्ध है अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22 से लेकर 28 तक। लेकिन ध्यान रखना ये सभी अनुच्छेद सभी के लिए, जिसमें नागरिक और विदेशी दोनों आ जाते हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज में केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। भारतीय संविधान की अनूठा संतुलन देखो क्या है, संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, भारत सर्वोच्च कानून बना सकती है। भारत का जो संसद है वो सर्वोच्च कानून बना सकती है। न्यायिक समीक्षा के साथ संसदीय प्रणाली, इसका कंपेरिजन अमेरिकी मॉडल से किया जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो न्यायपालिका स्ट्रॉन्ग है वह अमेरिका की है। ठीक है, भारतीय संसद कानून बनाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136 न्यायिक समीक्षा कर उसे अमान्य घोषित कर सकता है। आर्टिकल के 13 शून्य घोषित किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स तराजू, इसमें क्या है, जब मौलिक अधिकार एक तरफ थे और नीति निर्देशक तत्व एक तरफ, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों में कंपेयर किया गया। ये मिनर्वा मिल्स मामला था क्या 1980 में, ये एक तरफ था मौलिक अधिकार का झुकाव या दूसरी तरफ था डीपीएसपी का। भी राजनीतिक लोकतंत्र था, एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र था, ये एक दूसरे के पूरक है। ये कंसेप्ट याद रखना, ये क्वेश्चन एज इट इज ये कंसेप्ट पूछा जाता है। ये एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, कोई एक दूसरे से पूर्ण सर्वोच्च नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, उनके बीच संतुलन संविधान को बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाते हैं। तो 86वां संविधान शोधन का प्रभाव क्या हुआ, जब 86वां संविधान शोधन 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तो इसमें मौलिक अधिकार जो भाग 3 है मौलिक अधिकार में नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। वो अनुच्छेद क्या था, 21A। 21A क्या कहता था, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा मौलिक अधिकार में एड ऑन किया गया। याद रखना कौन से में, 86 में ऐड किया गया था। दूसरा डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और आरंभिक शिक्षा, ये डीपीएसपी में कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य, ये ऐसा आर्टिकल है 86 जो 2002 में हुआ था, जिसके अंदर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों के अंदर अमेंडमेंट एक साथ किए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य, अभी टोटल 11 हो गया। माता पिता के कर्तव्य के बच्चों को शिक्षा के अवसर दिए। एकमात्र संशोधन जिनमें संविधान के मुख्य स्तंभों को एक साथ छुआ था, इसने क्या है, ये एकमात्र संविधान संशोधन है, याद रखना। यह बैटल ग्राउंड अनुच्छेद 21, इसके अंदर क्या हुआ देखो, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। यह है शिक्षाओं का अधिकार। एक आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का है। गोपनीयता, प्राइवेसी, पुट्टुस्वामी केस 2017 के अंदर आया था, प्राइवेसी से रिलेटेड। ठीक है, विदेशी यात्रा का अधिकार, मेनका गांधी केस आया था 1978 के अंदर। ये सारे 21 के अंदर ऐड ऑन है। हड़ताल करने का अधिकार नहीं है हमें, आर्टिकल 19 के तहत हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। उसमें ये बात लिखी है कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के अपनी बात रखने का अधिकार है। हड़ताल हो गया, धरना हो गया, ये किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं है। टीके रंगराज केस, टीके रंगराज केस में क्या, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हड़ताल एक वैधानिक स्टैचुरी अधिकार है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है। स्टैचुरी अधिकार क्या है, ये डिस्प्यूट एक्ट 1948 के तहत ये जो केस आया था, स्टैचुटरी बॉडी, ये को हड़ताल कौन कर सकते हैं, ये यूनियन ट्रेड वाले, बड़ी बड़ी कंपनी, लेबर लॉ है,
उसके तहत यूनियन कंपनी है, यूनियन बनाते हैं वो लोग, वो अब उनको हड़ताल करने का अधिकार होता है, लेकिन 14 दिन के नोटिस के बाद में वो अलग प्रोसेस होता है, वो ईपीएफओ की तैयारी करोगे तब पता चलेगा। बैटल ग्राउंड के संविधान का हृदय और आत्मा, देखो आर्टिकल 32 जिसे सुप्रीम कोर्ट, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को हृदय और आत्मा कहा था। किस आर्टिकल को? आर्टिकल 32 को। अभी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर बताता हूँ। 226 हाई कोर्ट के तहत है और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के तहत है। देखो 226 है वो आर्टिकल 32 से कंपेयर में बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और इसका पावर भी इसके पास ज़्यादा है 226 में। लेकिन आर्टिकल 32 में क्या है, ये अपने आप में मौलिक अधिकार है, ठीक है, संविधान का उल्लंघन होने पे ये रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 है ना, वो संसद में 3 क्या स्थानीय अदालतों को रिट जारी करने का अधिकार देने की शक्ति है, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार के रूप में जारी की बात आए, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो संविधान के या फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पे मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार के रूप में भी जारी कर सकता है, वो है आर्टिकल 226। लेकिन 226 अपने आप में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। इसमें अंतर ये होता है कि 226 होता है वो हाई कोर्ट जाते हैं, तो ये हाई कोर्ट की विवेक पे है कि वो आपका केस ले ना ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत तो वो अपने लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये होता है आर्टिकल 32 के अंदर 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं, लेकिन 226 में बहुत सारे प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट को रीट अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट के पास। अनुच्छेद 22 और निवारक निरोधन, देखो क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति की बात है ये, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध दोनों में है। देखो क्या होता है, गिरफ्तार के आधार पर सूचना, वकील से परामर्श का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, लेकिन उसके अंदर जो ट्रैवलिंग है उसको माइनस कर जाता है, ट्रैवलिंग टाइम को माइनस करने के बाद में 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने होने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। निवारक निरोध में 24 घंटे में उपलब्ध नहीं है। निरोधक मिला 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना। एक बोर्ड ऑफ एडवाइजरी होती है, वो फिर 6 महीने तक और बढ़ा सकती है, नहीं तो किसी भी विदेशी या फिर किसी भी ऐसे लगे कि इस व्यक्ति को भारत के द्वारा खतरा है, उसे 3 महीने तक ये निवारक निरोध के या अरेस्ट कर सकती है। अनुच्छेद 20 और दोहरे दंड से मुक्त, देखो एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित, मतलब क्या है, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकती और दंडित नहीं किया जा सकता। कोई भी कोर्ट एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दे सकता, ठीक है। विभागीय कार्रवाई ये अलग हो जाती है, सरकारी नौकरी से बर्खास्त की जा सकता है ये दोहरी दंड के लिए। अगर किसी ऑफिसर है या फिर कोई क्राइम करता है तो उसे दंड, लेकिन एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं दे सकते। लेकिन इसका अपवाद ये है कि विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है, वो उसे सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है या फिर उसकी सैलरी कट कर सकता है। अब बात करते हैं डीपीएससी के वैचारिक क्या, एक गांधीवाद होता है, उदारवाद होता है, समाजवादी होता है। जो समाजवादी होता है वो समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है, आर्टिकल याद रखना 39, उसके अंदर समान व्यक्ति सभी महिला और पुरुष के लिए समान। अभी जैसे क्या है, बीसीसीआई ने क्या किया, महिला क्रिकेट बोर्ड और मेल क्रिकेट बोर्ड दोनों की सैलरी इक्वल कर दी गई है। गांधीवाद में क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन, कृषि और पशुपालन, ये सारे गांधीवादी के विचारधारक है। उदार बौद्धिकता क्या होता है, समान, जो यूसीसी होता है, समान नागरिक संहिता, जो आर्टिकल 44 में आता है यूसीसी, ये उदार बौद्धिक संपदा के अंदर आता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पैतृकरण, जब कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, वो आर्टिकल 50 है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय संधि 51। डीपीएसपी में जो अमेंडमेंट हुए वो ध्यान से देखो, एक तो है 52 अमेंडमेंट, एक है 44, ठीक है। जो 52 है 42वां संविधान शोधन है, ये मिनी संविधान कहा जाता है, जो कि होता है 1976 में। इसमें क्या कौन कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट हुआ था, ध्यान रखना। आर्टिकल होता है 39F, बच्चों का स्वास्थ्य विकास, ठीक है। ये होता है 39A, मुफ्त कानूनी सहायता, मतलब कि आपको जो लॉयर होता है वो फ्री में मिलेगा। 43A, प्रबंधक के श्रमिकों के लिए भागीदारी। 48A, पर्यावरण और वन्य संरक्षण, जो 44वां संविधान शोधन है।
1978 के अंदर होता है, वो उसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, वो वेयर 38 का 2 आय असुविधा और अफसरों की असमानता को कम करना। ट्रैप हो सकता है, ये दोनों में कन्फ्यूजन है तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। दोनों में ट्रैप क्या होता है, जिसमें इनकम आ जाए, आय आ जाए, सुविधा आ जाए, अवसर आ गए, अपॉर्चुनिटी आ जाए, उनकी असमानताओं की बात करता हो तो ये बाद में आया था 44 में। और ये तीनों जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले आता है तो वो आता है 42वें में, और जो ह्यूमैनिटी के बाद में आता है वो 44 अमेंडमेंट हो गया। ऑलराइट, परिभाषा का खेल देखे क्या। आर्टिकल 13 में कानून क्या है, ठीक है। आर्टिकल 13 होता है क्या, कानून क्या है, कानून की परिभाषा क्या है। आदेश, कोई किसी प्रकार का आदेश हो, नियम हो, उपनियम हो, या रूढ़ी हो, प्रथा हो, कोई कस्टम हो, जो परंपरा हो, जो पहले से चलती आ रही हो, वो आर्टिकल 13 के अंदर आता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को जीरो करने की संवैधानिक पावर भी होती है। केस वन भारतीय मामले में क्या हुआ था, भारतीय संविधान में चुनौती दी सकती थी बुनियादी ढांचा, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, का उल्लंघन होने पे आर्टिकल 13 को द्वारा जीरो किया जा सकता है। अभी अनुच्छेद बी, उपाधि क्या नहीं है, उपाधि क्या नहीं है, देखो मिलिट्री और एकेडमिक, मिलिट्री एकेडमिक के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो उपाधि नहीं मानी जाती। मिलिट्री का मतलब कोई कैप्टन है, मेजर है, वो अपने नाम के साथ में एक उपाधि के तौर पे यूज़ कर सकता है। दूसरा है पीएचडी, जैसे आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, या फिर आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, जो अपने प्रोफेसर बन गए, जो अपने नाम के आगे आप लगवाते हो वो लगा सकते हो। इसके अलावा आप पद्मश्री, पद्म भूषण जीतते हो, वो एक उपाधि नहीं है, वो एक पुरस्कार है, ठीक है। आप पुरस्कार को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। कर्तव्य, देखो फाइनल चेकलिस्ट में क्या है, कर्तव्य और नागरिकता। फंडामेंटल कर्तव्य जो होता है ड्यूटीज के तथ्य में मूल संविधान की संख्या 0 है। देखो सवर्ण सिंह समिति ने, अब याद रखना, सवर्ण सिंह समिति 1976 में सिफारिश पर जोड़ा गया था, मतलब कि फंडामेंटल कर्तव्य है ना, वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, उसे अमेंडमेंट के बाद में 1946 के तहत एड ऑन किया गया है। वर्मा समिति, याद रखना, वर्मा समिति 1999 ने कानून प्रावधान की पहचान की थी। इसके अंदर नागरिकता की शक्ति, आर्टिकल 11, संसद के पास नागरिकता को विनियम करने की पूर्ण शक्ति है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है ये, और जो कि आर्टिकल 11 से प्राप्त होती है। नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता समाप्ति कौन सा होता है, 1955 धोखाधड़ी से प्राप्त के अंदर ये छीन सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या है पीवाईक्यू और एमसीक्यू देखते हैं, जिसमें इन 3 चैप्टरों से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है या कोई कंसेप्ट है वो हमारा डिक्लेरेशन हो, क्लियरिटी हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सभी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई इंपॉर्टेंट की पॉइंट लगे तो वो लिख लेना, नोट्स बना लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाने और लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था और इसी दिन नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से जुड़े प्रावधान भी लागू हो गए थे। पहला कथन, संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस बनाया था। इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से दोनों सही है, तो दोनों, इसलिए दोनों कंसेप्ट याद रख लेना भी, ठीक है। देखो क्या है, संविधान सभा ने, अब मैंने ऊपर जो पढ़ाया था पीपीटी के अंदर वो सेम चीज है भाई। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट मतलब बना लिया था, तैयार कर लिया था या अपना लिया था, लेकिन लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। अब पूछ ले भारत का संविधान कब लागू होता, तो ये होता 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अडॉप्ट कब भी होता 26 जनवरी 1949 को, एक साल पहले। इसमें क्या है, मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से लिया, एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी है भारतीय संविधान। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी अच्छे कंपटीशन के एग्जाम करते हो तो इसके अंदर इस बच्चे को एम लक्ष्मीकांत तो जानते ही होंगे, ठीक है। ट्रैप क्या है, यहाँ पे ट्रैप भी मैंने ऐड ऑन कर लिया भी, बच्चा फंस कहाँ सकता है, ट्रैप की बात कर रहा हूँ। एसएससी में अक्सर पसंद बनाता है इस चीज को। ट्रैप ये है आपका, जो एसएससी अक्सर आपको बताता है, पूरा संविधान 26 नवंबर को लागू हुआ, पूछेगा 26 नवंबर को लागू हुआ या नागरिकता 1950 को लागू हुई, तो ध्यान रहे नागरिकता 26 नवंबर 1949 को लागू हुई थी, ठीक है। कंसेप्ट ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो आप नागरिकता है ना वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुई थी, लेकिन संविधान बाद में लागू हुआ था।
भारतीय संविधान, अच्छा क्वेश्चन था वो। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता है जो संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और न्याय के बीच एक अनूठा विश्लेषण है? तो इसमें से कौन सी चीज है जो इन दोनों को एक अनूठी विश्लेषण स्पेशलिस्ट बनाता है? वो होता है समीक्षा के साथ संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा के साथ संसदीय प्रणाली। न्यायिक समीक्षा के साथ संसदीय पार्लियामेंट्री प्रणाली के अंदर क्यों ही है, उसका रीजन बताओ। ब्रिटिश मॉडल, इसके अंदर क्या है, ब्रिटिश मॉडल संसदीय प्रणाली संप्रभुता क्या है, ये इस पे किस पे डिपेंडेड है, संप्रभुता ब्रिटिश मॉडल पे है। ठीक है, संसद सर्वोच्च है, इसके अंदर क्या है, जो देखो जो कानून बना सकता है वो ये कानून को तोड़ सकता है। तो हमारा पार्लियामेंट है पूरी, वो कानून बनाती है और कानून को तोड़ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसका जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसे लागू करता है, लेकिन जो बनाता है ना दोस्त, उसी के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। तो संसद सर्वोच्च है, तो पूछे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में पावरफुल कौन है, और कोई आंसर नहीं है कोई, और तो सीधी सी बात है, पार्लियामेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये क्या इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी बात ये है कि भारत के सीजीआई को हटाने के लिए, ठीक है, भारतीय संविधान में कोई प्रावधान तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में बिल पास करके भारत के सीजीआई को हटाया जा सकता है। लेकिन एक एमपी को हटाने की कोई सुविधा नहीं है। एक बार हम एमपी चुन सकते हैं, यानी कि लोकसभा का कोई मेंबर या राज्यसभा का चुन लिया जाता है, उसे हटाने की कोई विधि नहीं है। ठीक है, आप यहीं से देख लो, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई को हटाने की विधि है, उसे हटाया जा सकता है, लेकिन एमपी, एक छोटा सा एमपी को नहीं हटाया जा सकता। भारत के प्रधानमंत्री का तो कहीं भी सवाल ही नहीं उठता। तो देखो, छोटी सी विशेषता में आप ये डिक्लेरेशन हो गया। और देखो, अगर ब्रिटिश मॉडल की बात करते हैं ना, तो संसदीय संप्रभुता के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ज्यादा सर्वोच्च है, लेकिन भारत के अंदर तो ब्रिटिश मॉडल काम करता है। लेकिन जब आए अमेरिका के मॉडल की बात, जब आए न्यायिक मॉडल की बात आती है, तो उसमें अमेरिका का मॉडल में न्यायिक सर्वोच्च होता है। इसका एग्जांपल है कि इंडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाई, या फिर दुनिया के सारे कंट्री पे लगभग पे टैरिफ लगाए, लेकिन वहाँ के पार्लियामेंट से ज़्यादा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया, न्यायपालिका ने, कि ये जस्टेबल नहीं है, तो उसको सारे टैरिफ हटाने पड़े। अभी देखो, भारत का रास्ता कहाँ जाता है भाई, भारत ने क्या चीज़ चुना इनमें से? देखो, भारतीय संसद कानून बना सकती है, तो ये संप्रभुता का अंश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13, 32 और 136 के तहत उसकी न्यायिक समीक्षा जस्टिबल कर सकता है, यानी कि जुडिशली रिव्यू कर सकता है, उसे अमान्य घोषित कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय की पावर है, जो कि कहाँ से ली गई? अमेरिका से। ABC संशोधन का स्वतंत्र विशेषता है, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिका मॉडल के सिद्धांत के बीच में संतुलन का सिद्ध परिभाषा नहीं है। जो ABC है ना, देखो, ABC इनमें अलग अलग मॉडल है, दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन डी में इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बन रही है। ठीक है, ये कहाँ से लिया? DD बसु की बुक होती है, वहाँ से मैंने ये केशवानंद भारती का केस पढ़ा था, DD बसु। ठीक है, वहाँ के इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बुक के अंदर ये चीज़ मिल लिया मेरे को। सोर्स है, ये सोर्स बता रहा हूँ साथ में, कोई कंसेप्ट क्लियर करने से पहले सोर्स इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक चीज़ उठाई कहाँ से है? निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के दायरे में नहीं आता? इनमें से कौन सी चीज़ है जो आर्टिकल 21 के तहत नहीं आती? शिक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार और विदेश की यात्रा करने का अधिकार। इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं आ सकती? मैंने बताया था ये C, राइट टू स्ट्राइक। आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, भारतीय संविधान में कहीं भी ये बात नहीं लिखी राइट टू स्ट्राइक के बारे में। हड़ताल करने का राइट टू स्ट्राइक सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में, जैसे टीके में कहा था, टीके केस में, हड़ताल करने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है, वो भी उद्योगों के लिए विवादों से है। ठीक है, उद्योग विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1948 के तहत इसके अंदर ये पार्ट है, अभी जो ट्रेड यूनियन बनाते हैं लोग, ठीक है, अपना ट्रेड यूनियन हो गया, जैसे कि
मारुति सुजुकी के अंदर कंपनी में काम करने वाले ट्रेड यूनियन हो गए, वो लोग हड़ताल करने का अधिकार होता है, वो एक प्रोसेस अलग बात हो जाती है। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर ये बात नहीं है। ठीक है, पुट्टू केस याद रखना 2017 के अंदर आया था, ये प्राइवेसी से रिलेटेड है। मेनका गांधी किससे था, जो विदेश जाने के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय है ना, वहाँ से मैंने ये उठाया है, स्रोत है इसका, सोर्स ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 की बात करें, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। पहला सही है कि गलत। संसद मौलिक अधिकार के प्रवणता के लिए रीट जारी करने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। दूसरा सही है कि गलत। केवल उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रीट जारी कर सकता है। इनमें से कौन सा सही है? देखो इसके अंदर क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पे केवल वाले क्वेश्चन हमेशा ही रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसका रीजन है कि 226 रीट जारी करने का हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है, इसके अलावा किसी कोर्ट के पास नहीं होती। ठीक है, ऊपर वाले दोनों सही हैं। ये कंसेप्ट यहाँ देखो आप, आर्टिकल क्या गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 226 की बात कर रहा था मैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रीट करने का अधिकार होता है। ठीक है, और पहला दूसरा क्यों सही है उसका रीजन स्क्रीनशॉट मार लिया करो साथ में साथ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन में सही था, दोनों सही है। और ये मैंने कहाँ से लिया गया, इसका सोर्स ऑफ कहाँ से है, सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से आया, ये मैंने अनुच्छेद 32(1) से 32(2) से और 32(3) से लिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से जितने क्वेश्चन हो सके डीपीएसपी से और ड्यूटी से हम जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ कर रहे हैं। निवारक निरोधक की बात कर रहा है ये। निवारक निरोधक के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत क्या सुरक्षा प्राप्त नहीं है, उसको कौन सी सुरक्षा प्राप्त नहीं है? गिरफ्तारी के आधार पर, ठीक है, के बारे में जल्द सूचना दे। उसको गिरफ्तार क्यों किया गया, उसको सूचना देना। अपने पसंद के वकील को उसको परामर्श या बचाव करने का हायर कर सकता है वो। गिरफ्तार के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है, लेकिन ट्रैवलिंग टाइम को माइनस करने के बाद में। निरोधक के अवधि को सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये वाला गलत है। ठीक है, और निकटतम अवधि की सलाहकार बोर्ड मंजूरी के बिना 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ये सही है। देखो, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये उत्तर इनमें से सही। जो क्वेश्चन 5 है उसमें से इसका सी आंसर सही है। क्यों सही है, इसका रीजन देखो, यानी सुरक्षा की बात कर रहा है ये। ठीक है, आर्टिकल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार की बात कर रहा है, यानी यह सुरक्षा प्राप्त नहीं है, ये सुरक्षा प्राप्त नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 22 2 भागों में बनता है। एक दंडात्मक होता है, एक निवारक निरोध होता है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार केवल सामान्य दंडात्मक मामले पे है। निवारक निरोध जिसे अपराध से पहले केवल अंश मतलब, ठीक है, 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी होना चाहिए। सी क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो आर्टिकल 22 है वो 2 चीजों में बंटा हुआ है, एक दंडात्मक हो गया, एक होता है निवारक। तो इन तीनों को कंसेप्ट आगे देखो आंसर में क्या कहना चाहता है। तो 24 घंटे, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। क्यों सही है इसका? हम देखो, आर्टिकल 32 है ना, 2 भागों में बंटा है। एक होता है दंडात्मक पनिशमेंट, ठीक है, एक होता है निवारक निरोध। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार केवल सामान्य दंडात्मक मामलों में होता है, जिसमें दंड दिया जाता है, दंडात्मक होता है। निवारक निरोध क्या होता है? जिसे आंशिक रूप से शक के आधार पर उठाया जाए, किसी आतंकवादी को, किसी भी बाहरी व्यक्ति को, या फिर ऐसे लगे कि ये भारत के किसी भी संपूर्णता या सिक्योरिटी को खंडित कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को पहले से ही उठाया जा सकता है। यह पहले केवल आंशिक आधार पर पकड़ा जाता था, इसके अधिकार पर उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, फोकस पॉइंट क्या है? फोकस पॉइंट देखो, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक सलाहकार बोर्ड की राय में इस अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने करने का प्रावधान किया गया था, याद रखना। ठीक है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसलिए व्यवहारिक रूप से अभी भी 3 महीने का समय लागू हुआ है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 को अच्छे से पढ़ लेना।
यहाँ से हमारा डीपीएसपी स्टार्ट हो रहा है दोस्त, ठीक है, यहाँ से हमारा डीपीएसपी हो रहा है। मैं सिर्फ डीप कंसेप्ट करवा रहा हूँ एक बार, बेसिक कंसेप्ट को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आते हैं। डीप कंसेप्ट जहाँ कन्फ्यूजन या ट्रैप बनने की ज्यादा चांस। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें डीपीएससी के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गांधी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? सभी नागरिकों के लिए समान समान, ये यूसीसी की बात कर रहा है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें समुदाय से इकाई के रूप में कार्य करने की सम्मत है। पुरुष और महिलाओं के दोनों के लिए समान कानून के लिए समान वेतन, आर्टिकल को ना 39, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग करना कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 50। और ये कौन सा? आर्टिकल 44। तो ठीक है, जो देखो पंचायती गांधीवाद किससे रिलेटेड होता है? हमेशा ही पशुपालन से और पंचायत से, जहाँ पे पशु और पंचायत नाम आ जाए वो गांधीवाद से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 40 के तहत की बात आता है, ये याद रखना आर्टिकल थोड़ा बहुत। 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत कौन सा अमेंडमेंट है जो डीपीएससी में नहीं जोड़ा गया? इनमें से गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए वन्य संरक्षण की रक्षा। देखो सिंपल सी बात है, कैसे याद रखना? आय, जिसे इनकम की बात करता है ना, आय, सुविधा और अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ये 44 के अंदर आता है। इसका आंसर आ गया डी। ऊपर वाले तीनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जहां पे आय आ गया, आय 44 के अंदर हुआ, आय बाद में आया था, ये पढ़ लेना भाई, ठीक है। पीपीटी आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगी। मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास? गलत की बात कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य को सवर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था, सही है कि गलत? देखो मूल रूप से 1946 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल रूप से, ठीक है। और 11वां कर्तव्य 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को भारत के नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। वर्मा समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों की पहचान की और उनकी कार्यान्वयन के लिए कानून प्रावधान के रूप में व्यवस्था की गई थी। ये इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सी गलत कथन है। नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए समान नहीं है, ये सिर्फ नागरिकता के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक दूसरे के पूरक है, उनके बीच संतुलन का संविधान को बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाता है? कौन सा अमेंडमेंट था वो? बताओ। केशवानंद भारती, अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था पीपीटी में, विजुअल पीपीटी में पढ़ाया था, दोनों को एक कंपेयर करके। क्वेश्चन नंबर 10, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहा है, 2002 में हुआ था। किन भागों के बदलाव में के नए प्रावधान जोड़े गए थे? किस में नए प्रावधान अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे? इनमें से तीनों में से कौन से थे? मौलिक अधिकार, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कौन सा है? तीनों में। 86 इकलौता ऐसा अमेंडमेंट है जिसके अंदर ड्यूटीज, डीपीएसपी और राइट, फंडामेंटल राइट्स, तीनों में एक साथ अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। देखो मैंने आर्टिकल भी लिख रखा है, पीपीटी ऊपर वाले में पढ़ा दिया था मैंने। अनुच्छेद कौन सा? 21 ए, 6 से 14 तक बच्चों को याद रखना। अनुच्छेद 45, 6 वर्षों से कम उम्र के देखभाल के लिए। और ये 4A में यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, इसमें मौलिक कर्तव्य मूल रूप से नहीं जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के 42वें अमेंडमेंट के तहत या 44वें अमेंडमेंट के तहत, दोनों में कंफर्म करना खुद, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट के तहत मूल संविधान में एड ऑन किया गया था, ठीक है। उसमें से बाद में 86 अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें माता पिता का कर्तव्य के बीच भी बच्चों की शिक्षा के अवसर की बात जोड़ी गई थी। देखो ट्रैप कंसेप्ट क्या है? गलती होती है कंसेप्ट, परीक्षा में गलती होने के चांसेस किन चीजों में है? अंगीकरण पे, अडॉप्शन पे, ठीक है, और देखो लागू होने पे, दोनों पे चीज रखना। प्रश्न पूछ सकते, ध्यान रखना, अडॉप्शन और पास की बात कर सकता है।
ठीक है, आर्टिकल 352 अच्छे से पढ़ लेना। आर्टिकल 20 और 21 के जो सारे फैक्ट है, 44 अमेंडमेंट है जिसके तहत 352 इमरजेंसी लगने पे आर्टिकल 20 और 21 नहीं हटता, तो वो 44वां अमेंडमेंट के तहत ऐड ऑन हुआ था, ना कि 42वें। बहुत सारे बच्चे 42वें के कर सकते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होगा, 44वां 44। संसद की शक्ति के बारे में पूछ सकता है, यानी कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है। ये ट्रैप है। संसद अमेंडमेंट की बात कर रहा है। जो अमेंडमेंट होता है ना भारतीय संविधान के अंदर, वो 368 के तहत होता है, 368 के तहत होता है। लेकिन ये बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि केशवानंद भारती के मामले के बाद में आना स्टार्ट हुआ था, ये भी यहाँ से ये चीजें चेंज हो गई। यानी कि संविधान, पार्लियामेंट संविधान संशोधन के सभी हिस्सों में बदलाव नहीं कर सकता करंट में, मूल संविधान में कर सकता था पहले। अभी हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। जो एमसीक्यू है वो 1 से लेके 8 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में सारे के सारे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है संविधान संशोधन। अमेंडमेंट की बात करें 368 की बात किया, संविधान संशोधन 368 के तहत अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून, लॉ नहीं है, इसलिए उसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कि कोई भी आदेश उपनियम, रूढ़ि, प्रथा, ट्रेडिशनल अधिकारों में असंगत है, स्वयं ही शून्य हो जाता है, यानी कि वॉइड हो जाते हैं, अवॉइड हो जाते हैं या फिर शून्य हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर बी है, क्योंकि गलत क्यों है? केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, वो जो 368 आर्टिकल के तहत वो कानून नहीं है, फिर भी यह संविधान के बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर के उल्लंघन करता है, तो उसे अनुच्छेद 13 के तहत अनुच्छेद 13 के तहत कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। उस लॉ को जो सरकार बनाती है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को खंडित करती है किसी भी प्रकार से, तो आर्टिकल 13 के तहत उस कानून को अमान्य घोषित कर सकती है। और दूसरा क्यों सही है? क्योंकि कानून की परिभाषा में ये सब मैंने अपने पहले थीम में पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, केशवानंद भारती का मामला याद रखना, 1973। सेकंड क्वेश्चन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल याद आ गया ना आपको, आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधि के समान संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों अवधारणा पूरी तरह से ब्रिटिश सामान्य कानून से ली गई है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधि के समान संरक्षण एक नकारात्मक अवधारणा है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि गलत? विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ली गई है, जो कि एक नकारात्मक नेगेटिव प्रकृति है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, जो एक पॉजिटिव प्रकृति का है। भारतीय संविधान में इन दोनों की अवधारणा का कोई अपवाद मौजूद नहीं है। देखो, ये तो हो नहीं सकता कोई भी आर्टिकल जिसमें अपवाद ना हो। अपवाद होएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती है। ठीक है, दोनों एक जगह से नहीं लिए गए। ठीक है, ये कंफर्म है। आपने आर्टिकल 14 थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो याद हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा कंफर्म, क्योंकि एक ब्रिटिश से लिया गया और एक कहां से लिया गया? एक अमेरिका से लिया गया। जो अमेरिका से लिया गया है वो पॉजिटिव है, ब्रिटिश से लिया वो नेगेटिव है, प्रकृति है। इसका अच्छे से मैंने पिछली वाली क्लास में समझा रखा है फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, मूल ब्रिटिश मूल। आर्टिकल 14 को ब्रिटिश मूल का कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखो, विधि के समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक है, और देखो ग्रुप डी को, विकल्प डी क्यों गलत है? इसके कोई अपवाद है, इसके बहुत सारे अपवाद है। इसमें से है 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिली छूट से है, अपना एम लक्ष्मीकांत, अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल उसका विषय सही सम्मिलित नहीं है? उसके मतलब जो आर्टिकल है वो वही परिभाषित करता है कि नहीं है, आपको ये बताना है। आर्टिकल 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विवेचन का प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 है वो लोक नियोजन के लिए। ठीक है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल इंटचेबल 17 सही है। इसमें क्या है? सेना और जो
शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, उनकी उपाधियों सहित ये सभी प्रकार की उपाधियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इन दोनों के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, यानी कि आप कैप्टन हो, ठीक है, आप प्रोफेसर हो तो अपने नाम के आगे लगा सकते हो, और उपाधि नहीं आप लगा सकते। तो ये एक विवाद रहे, मिलिट्री से रिलेटेड हो या कर्नल हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, ये अपने आप के नाम के आगे आप लगवा सकते हैं नाम, तो पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 19 द्वारा स्वतंत्रताओं के निलंबन से, सस्पेंस से, आर्टिकल 19 द्वारा मतलब जो 6 स्वतंत्रता दी गई है वो कौन से आर्टिकल के तहत या फिर A B C D के ऑप्शन के तहत निलंबन के सस्पेंस से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, चाहे आपातकाल का आधार कुछ भी हो, ठीक है। यदि आपातकाल शस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है तो अनुच्छेद 19 के अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 को केवल राष्ट्रपति के एक विशेष आदेश 359 द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 को युद्ध या भारी आक्रमण के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आंसर कौन सा इसमें से सही है? इसका है बी आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद निलंबित सभी, मतलब चाहे आपातकाल कुछ भी हो, नहीं, 3 आपातकाल में से 2 के बारे में, बाह्य आपातकाल और शस्त्र विद्रोह आपातकाल। इसका आंसर है बी। देखो कैसे क्या आंसर होगा, क्यों से ये रीजन है इसका। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 44 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 19 है ना, वो केवल राष्ट्रीय आपातकाल में युद्ध भारी आक्रमण के आधार पर ही लागू होता है। यदि आपातकाल शस्त्र विद्रोह के कारण होता है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता। ये सोर्स ऑफ नॉलेज का है, अनुच्छेद 358 और 44वां, याद रखना ये आर्टिकल। अब ये देखो क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए है, या दोहरे दंड से मुक्त। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक बार ही गिरफ्तार किया जा सकता है, दोबारा नहीं। किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। कोर्ट और विभागीय डिपार्टमेंट दोनों संस्था मिलकर भी एक व्यक्ति को सजा नहीं दे सकती। पुलिस रिमांड की अवधि 24 घंटे से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। सही है सिद्धांत। क्या अर्थ क्या निकलता है इसमें? बी इसका आंसर है, क्योंकि अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा कोर्ट में सजा नहीं दी जा सकती। ट्रैप ये है, इसके अंदर ट्रैप कंसेप्ट संरक्षण से, ये केवल न्यायालय और न्यायिक अधिकरण जुडिशरी ट्रिब्यूनल के सामने ही कार्रवाई पर लागू होते हैं। विभागीय या प्रशासनिक अधिकारी जैसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त करना, पेंशन काट लेना, सैलरी काट लेना, निलंबित कर देना, अलग अलग कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन दोहरा दंड नहीं माना जाएगा उसको। ये डिपार्टमेंट कार्रवाई होगी। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन के निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 21A के तहत राज्य 6 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। दूसरा कथन, यह अधिकार मूल संविधान 1950 का हिस्सा था जिसके बाद में लागू किया गया था। तीसरा कथन, शिक्षा का अधिकार राइट टू वर्ष 2010 में प्रभावी हुआ था। इसमें से कौन सा सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इसका आंसर क्या होगा? देखो 21A है यहाँ पे, ये देखो 21A है। 21A का मतलब यही है कि मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था तो 2 कैंसिल हो जाता है, 2 ये वाला और 2 ये वाला। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, यानी कि दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी शत्रुओं को छोड़कर भी नहीं है, किसी को भी नहीं है? तो ऐसा करिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो केवल मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? 14, 19, 21, 25, 15, 16, 19, 29, 30, 20, 21, 21A, 22, 14, 20, 23, 28। इनमें से कौन सा है जो सिर्फ केवल भारतीय को प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा बी। कैसे याद रखना? देखो लगातार है 15 और 16,
लगातार हो गया। फिर 19 तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, जो 6 फ्रीडम मिलती है। उसके बाद देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो 15, 15 से 16 ये दोनों लगातार है, तो इसको याद कर लिया। तीसरा होगा 19, 19 हो गया, 19 तो पता ही होगा, 19 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 19 के बाद में 29, 9 सीरीज है और फिर लगातार है ये देखो 19, 19, 29 और 30। ठीक है, 19 से 29 जाएगा, 29 जाएगा, 9 का याद रखना। और उसके बाद में लगातार हो जाता है, पहले 2 लगातार, फिर 19, फिर 2 लगातार। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएससी एमसीक्यू यहाँ से स्टार्ट होंगे। तत्व डीपीएससी के बारे में लिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन असत्य है। ये देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। पहला कथन, ये सरकार उन्हें लागू नहीं करती तो नागरिक उसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकता। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में दिए गए अनुदेशों के साधन के समान माना जाता है। या मूल संविधान में यह स्पष्ट रूप में लिखा है कि डीपीएससी मौलिक अधिकार से हमेशा सर्वोच्च रहेंगे। कौन सा इनमें से असत्य है, तो इसका डी आंसर है। सामाजिक वेलफेयर काम के लिए होता है। ठीक है, डीपीएसपी आपको फिर से बता दूं संविधान के भाग 4 से रिलेटेड है, लेके 51 तक है, जो कि 36 से लेके 51 तक है। पहला सही है। दूसरा भी सही है, इसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते, एक वेलफेयर स्कीम है ये। ठीक है, और ये तीसरा भी सही है। चौथा इसमें गलत है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले मिलरा मिल्स केस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट 1980 के बाद में जो उसकी स्टेटमेंट थी, उनके बीच संतुलन सद्भाव का मतलब दोनों एक पूरक है एक दूसरे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या है, पहली सूची दूसरी सूची के बीच में मिलान करना है आपको। अनुच्छेद डीपीएसपी के अंदर अनुच्छेद 39A 39A देखो ध्यान से पढ़ो और फिर इनका मिलाप करो। देखो 39A ये होगा 2 में, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 किससे रिलेटेड है बताओ। देखो इसका एक याद रखो, जो 44 है ना, मैं इसे याद रखता हूँ, 44 है ना, वो यूसीसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो उत्तराखंड ने सबसे पहला राज्य बना जिसने यूसीसी अपनाया है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये मेरे को याद रहता है इसका, ठीक है, 39A किससे है, समान न्यायालय से। और बच्चे कौन से, 40 और 48, 40 और 48, 48, 40 क्या है, जल्दी बताओ। देखो 40 है ना, वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड होता है, और 48 है ना, वो किसमें, कृषि और पशुपालन के लिए संगठन होता है। मेरे को इतना पता है। देखो इसका रीज़न सिंपल कैसे याद रखना है, पहले ये देखो आप। देखो कृषि है, कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन बाद में आता है हमेशा ही। ठीक है, ग्राम पंचायत उससे पहले याद करना है आपको भी। जैसे ग्राम पंचायत है ना, वो पहले आती है किससे, कृषि पशुपालन संगठन से। तो 40 का क्या हो गया, 4। पचास क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण। और 51 किससे रिलेटेड है बताओ, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से। अभी क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बता दिए ऊपर। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भारतीय संविधान में कौन सा सुनिश्चित किया गया है, कहाँ सुनिश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, या आर्थिक अधिकार के रूप में इसमें अलग से है। तो इसके अंदर आंसर होता है बी। कौन सा आर्टिकल, इसका आंसर है 39, 39 का क्या, डी। ठीक है, और 39A क्या होता है, 39A में आता है मुफ्त कानूनी कार्रवाई के लिए प्रावधान। को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगी। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 के अंदर, राज्य नीति डीपीएसपी में कौन सा जोड़ा गया था, इनमें से कौन सी चीज़ थी जिसे जोड़ा गया था। मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे, एक तो 42 था और एक 44 था। 42 में
3 थे ऐड किए गए थे और 44 में 1 ऐड किया गया था। इनमें से कौन सा है जो 44 में 1 ऐड किया गया था? ठीक है, पर्यावरण से संबंधित था, उद्योगों के प्रबंध से संबंधित था, राज्य के विशेष रूप से आय, स्थिति, सुविधा, अपॉर्चुनिटी के संबंध में था, या सरकारी समिति के संबंध में था? तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्त? इसका आंसर होगा सी। ये तीनों बाद में जोड़ेंगे। जहाँ पे आय नाम आ जाए ना, इनकम याद आ जाए तो वो बाद में ऐड किया गया था 44 में। इतना याद रख लेना और बस की पॉइंट याद करना होता है हमेशा ही। कंसेप्ट ऐसे ही पॉलिटिक्स सारे याद हो जाएंगे। अगर आप सारी पॉलिटिक को रटेंगे तो नहीं होगी, टाइम लगेगा। की पॉइंट याद करोगे तो आपका एग्जाम भी निकल जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है, प्रमोशन करता है? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है? मैंने बताया था ये आर्टिकल सी आएगा इसका, 51। क्योंकि 51A है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाता है। ठीक है, DPSP का पार्ट नहीं है। अभी देखो संविधान सभा की समिति और स्रोत। ठीक, भारतीय संविधान के स्रोत और समितियों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना होते हैं। मूल अधिकार उप समिति JP कृपलानी, ये कथन सही है कि गलत? अल्पसंख्या उप समिति H.C. मुखर्जी। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडाई मॉडल से है, कनाडा के मॉडल से है। फिर इनमें से कौन सा सही है? तीनों सही है दोस्तों इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे याद रखने की चीज़ क्या है, जो उप समिति होती है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार। संविधान सभा की जो फंडामेंटल राइट के लिए उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी, याद रखना। और उप समिति अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। दोनों मुख्य समिति परामर्शता समिति थे अंतर्गत थे, उसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोनों के जो अध्यक्ष थे ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन उप समिति के अध्यक्ष थे कृपलानी और मुखर्जी। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराधीन किसी भी विधेयक को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान 201 कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था आपको भाई कौन से देश से कौन सा सोर्स अपनाया गया था। सारे कंसेप्ट मैंने करवा दिए गए थे। आप फंडामेंटल राइट्स से ऊपर वाले सारे कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है, ट्रैप क्या होता है, अक्सर पूछे। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति JP कृपलानी। तो भ्रमित हो जाता है, ध्यान से पढ़ लेना बस ये चीज़ को, यहाँ पे भ्रम होगा। नागरिक, ये थीम है नागरिकता और संसद के विधायी शक्ति के बारे में। भारतीय नागरिकता के अपरजन और समाप्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? पहला कथन का, कोई भी व्यक्ति जो नागरिक अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनता है तो उसे कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। पहला कथन। दूसरा कथन है कि संसद के पास नागरिकता के अधिकार को विनियम करने की पूर्ण शक्ति है और यह शक्ति संविधान के भाग 3 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। इसमें से कौन सा सही है? दूसरा सही है दोस्तों। कथन पहला गलत है, क्योंकि इसके अंदर क्या धोखाधड़ी, गलत बयान या स्थापिता या छुपाकर पंजीकरण कराया गया देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। और ये आर्टिकल 11 का पार्ट है। 11 किसका होता है? 6 से लेके 11, ये भाग 2 से रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 से रिलेटेड है। मौलिक कर्तव्य और अमेंडमेंट की बात करेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक